नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी एवं एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित बीपीएससी पैटर्न के प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हम आपसे क्लास 11th एनसीईआरटी से एपिसोड नंबर 2 लेकर आए हैं और क्लास 11th एनसीईआरटी में आप सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि आपकी 2 पुस्तकें चलती हैं। पहली पुस्तक है जिसमें आपको भारत के भूगोल के बारे में पढ़ना रहता है, जिस पुस्तक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। और जो दूसरी पुस्तक में हमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना रहता है और हमने दोनों ही बुक्स को आपको पढ़ाया है प्लेलिस्ट में। अब हम यहाँ से आपको प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपको बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी भी कराएंगे और साथ में आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में भूगोल सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों में प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लासेस पीआरटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले भी बताया कि क्लास 11th एनसीईआरटी से टीआरई 3.0 में 7 प्रश्न आए थे, तो बहुत बड़ी बात है और इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और साथ में 6 से 8 के जो भूगोल के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे ये प्रश्न। और साथ में जो टीजीटी भूगोल के अभ्यर्थी हैं या फिर पीजीटी भूगोल के अभ्यर्थियों के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा जो जीएस पार्ट सेकंड में 8 नंबर के भूगोल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का भी जो स्रोत है कुल मिलाकर एनसीईआरटी एससीईआरटी ही है। तो आपको ये जो क्लासेस हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप सभी अभ्यर्थी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में आप सभी अभ्यर्थी यह चीज़ सुनिश्चित कर लें कि 4 बजे शाम में आपको अवेलेबल रहना है। क्यों अवेलेबल रहना है? क्योंकि लाइव प्रीमियर होता है और लाइव प्रीमियर में आप खुद भी प्रश्न के आंसर के जवाब दे सकते हैं कि 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा। इस प्रकार से आपका एक टेस्ट हो जाता है। दूसरी बात है कि कल आपको 8 बजे, ध्यान दीजिएगा, कल आपको 8 बजे सुबह आप सभी लोगों को रेडी रहना है 8 बजे सुबह। और 8 बजे सुबह आपको टेस्ट कराया जाएगा इसी प्रकार से, जिसमें हम आपको बीपीएससी हेड मास्टर के प्रश्नों को पूछेंगे और आपको जवाब देने हैं लाइव प्रीमियर के हिसाब से। लगभग हम 60 प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे, 50 से 60 प्रश्नों को हेड मास्टर के लेंगे जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रकार से आपका टेस्ट के साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों को ये जो लाइव प्रीमियर का कॉन्सेप्ट हम आप सभी के लिए लेके आए हैं, लाइव प्रीमियर आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक बार कमेंट कर दीजिएगा लाइव प्रीमियर से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। और एक चीज़ और भी है कि पीआरटी में चैनल से हमारे जितने भी टॉपर्स निकले हैं टीआरई 3 में, हमने उनके कुछ शॉर्ट्स भी डालने स्टार्ट किए, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए, आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। हमने जो है आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह हमने शीलू प्रताप सिंह रैंक नंबर 64 का हमने आपको वीडियो अपलोड किया है शॉर्ट्स के माध्यम से, आपने देखा होगा। आपको ज़रूर मोटिवेशन लेना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी जुड़कर और साथ में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक की जो यात्रा है बहुत सारे अभ्यर्थियों की, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो कुछ अंकों से रह गए। तो कल आपको हम रैंक नंबर 66 पीआरटी रैंक नंबर 66 को आपका जो हमारे साथ में मुजफ्फरपुर में हमारी मुलाकात हुई थी उनका हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग उनको भी ज़रूर देखिएगा। रैंक नंबर 66, 93 मार्क्स थे इनके, सुधांशु नंदन जी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। 20 प्रश्न हमने कल आपसे करवाए थे, आज हम 21 प्रश्न से लेकर 40 प्रश्न तक देखेंगे और ये चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1 आपका समाप्त हो जाएगा। अध्याय नंबर 1 भारत स्थिति, ये समाप्त हो जाएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी के हिसाब से। चलिए, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है आप कमेंट कीजिए। आंसर ए होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, आंसर बी होगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, आंसर सी होगा 4.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या डी होगा या ई आंसर होगा। क्या होगा 21 नंबर प्रश्न का आंसर? 21 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। तो अगर हम बात करें 21 नंबर प्रश्न का आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक है। यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी की बात करें या एससीईआरटी की बात करें तो आपको एनसीईआरटी में आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दिया गया है। और अगर मिलियन में हम आपसे बात करें, जो बीपीएससी आपसे मिलियन में पूछता है, बीपीएससी पीआईक्यूज में आप देखेंगे तो वहाँ आपसे मिलियन में पूछा गया है, तो मिलियन में 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो ए और बी दोनों सही हैं, सी गलत है। तो ए और बी दोनों सही होने के वजह से उपयुक्त में से 1 से अधिक। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 1.8%, 2.8%, 3.4%, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? 22 का ABCD जो भी हो इस तरीके से आपको कमेंट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप डेली शाम को 4 बजे और साथ में सुबह 8 बजे अपने आप को रेडी रखिएगा। डेली हम आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। कमेंट्स आप फैक्ट्स के कमेंट्स आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो फैक्ट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर है 2.4%। 2.4% है भारत कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, कनाडा है। क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर आप एक बार कमेंट कीजिए। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, एरिया के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूस। रूस या रसिया की अगर हम बात करें तो रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एक बार आइए देख लेते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो रूस नंबर 1 पर है, कनाडा नंबर 2 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 3 पर है और चौथे नंबर पर है चीन। तो आपको जो है यहाँ पर याद रखने हैं 7 नंबर तक। कहाँ तक याद रखने हैं? 7 नंबर तक। 7 नंबर तक क्यों याद रखने हैं आपको? क्योंकि 7 नंबर जो भारत है, भारत किस स्थान पर है क्षेत्रफल के हिसाब से? 7वें स्थान पर। और यह फैक्ट NCERT में दिया गया है, SCERT में दिया गया है, इसलिए परीक्षा में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो भारत किस स्थान पर है हमने प्रश्न नहीं रखा, लेकिन आपको इसका महत्व समझना होगा। ये फैक्ट आपको रटा होना चाहिए, पता होना चाहिए। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है विश्व में? 7वें स्थान पर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर चीन है। चीन का भी प्रश्न आपको NCERT में हमने कल कराया था, याद होगा आपको। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश का भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल किसका किसका है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो 6 जितने भी 1 से लेकर 6 तक है, ये भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल वाले देश हो जाएंगे। चीन आपको प्रश्न में दिया गया था, तो चीन आपको याद रखना है कि चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया का भारत से ज़्यादा है। बस 7 तक आपको याद रखना, नीचे आपको याद नहीं रखना है। तो 1 से 7 तक आपको याद होना चाहिए। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से जो देशों की श्रृंखला है, देशों का जो क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित देश में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट एरिया? तो यहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में से चुनाव करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी ये शब्द लिखा रहे निम्नलिखित देश, तो आपको फिर ये नहीं सोचना है कि अभी तो हमने रूस पढ़ा था तो रूस नहीं आंसर है तो हम नन लगा दें। ये गलती आपको नहीं करनी है। दिए गए विकल्पों में से आपको चुनाव करना है ऐसे प्रश्नों में। तो निम्नलिखित देशों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो अगर हम बात करें तो चीन का भी हमने देखा था चौथे नंबर पर है, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है और भारत 7वें नंबर पर है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर दिए गए विकल्पों में किसका है? चीन का है। तो 24 में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, TRE में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? निम्नलिखित में से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तो इस प्रश्न का 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? USA, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा? कमेंट कीजिएगा 25 का। तो 25 का जो यहाँ पर राइट आंसर है, विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो देश है वो है कनाडा। TRE में पूछा गया सवाल है, और जब हम आपसे TRE बोले तो आपको हम यहाँ पर 1 2 3 ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इतना समझ जाइए कि TRE में कहीं पूछा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कनाडा का विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खैबर, बोलन एवं बोमडिला क्या है? और यह जो प्रश्न है बोलन के साथ में बोलन दर्रा इस बार पूछा गया था। बोलन दर्रा आपसे इस बार पूछा गया था। हमने PIQs में आपको TRE 3 एग्जाम के कराए हैं, वहाँ पर आपने देखा था कि पूछा गया था बोलन क्या है। तो हमने आपको बताया था कि NCERT से प्रश्न लिया गया था। और देखिए, खैबर, बोलन और बोमडिला के बारे में NCERT में जानकारी दी गई है। अगर केवल बोलन ही आपके विकल्प में था तो क्या दिक्कत था? बोलन से भी आप बता सकते थे अगर आपने NCERT पढ़ी है। क्या है? दर्रे हैं। आंसर यहाँ पर 26 में क्या है? बी है, दर्रे। तो दर्रे या माउंटेन पास। तो खैबर, बोलन और बोमडिला है क्या? ये माउंटेन पासेज हैं, माउंटेन पासेस हैं। तो
तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ नहीं हो सकते, नदियाँ नहीं हो सकती, दर्रे या पासेस आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 27 में क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा। 68 7 उत्तर से लेकर 97 25 उत्तर, 6 45 उत्तर से लेकर 37 6 उत्तर, 68 7 पूरब से लेकर 97 25 पूर्व। क्या होगा आंसर? तो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, 27 नंबर प्रश्न का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो भारत का है वो है 68 7 ईस्ट से लेकर 97 25 ईस्ट तक। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा जाएगा, तो वो हमेशा आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो देशांतरीय विस्तार होता है या तो पश्चिम के रूप में होगा या तो पूरब के रूप में होगा। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में हमेशा पूरब के रूप में होता है। किस रूप में होता है? पूरब के रूप में होता है। तो कभी भी भारत का देशांतरीय विस्तार में क्या होना चाहिए? ईस्ट ईस्ट लिखा होना चाहिए, पूरब पूरब लिखाना चाहिए। यहाँ पर उत्तर कर दिया इसलिए गलत है। ये आपको मालूम है कि ये क्या है? ये अक्षांशीय विस्तार है जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर राइट आंसर 27 का सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलिएगा। भारत के मुख्य भूमि मेनलैंड के तटरेखा की कुल लेंथ कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि मेनलैंड तटरेखा की यहाँ पर आपसे कुल लंबाई पूछी गई है। मुख्य भूमि यहाँ पर पूछा गया है। और मुख्य भूमि का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पहले आप कमेंट कर दीजिए फिर बताते हैं। ए होगा 16.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? 28 में क्या आंसर होगा? तो भारत का मुख्य भूमि का जब आपसे पूछा जाता है तो भारत के मुख्य भूमि का मतलब है कि यहाँ पर आपको भारत का मुख्य भूमि का मतलब ये है कि ये आपका भारत हो गया, भारत की ये मुख्य भूमि है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे, इधर आपको लक्षद्वीप मिलेगा। तो जब भी आपसे मुख्य भूमि पूछा जाएगा, मेनलैंड पूछा जाएगा, तो आप लक्षद्वीप को हटा दीजिए, अंडमान निकोबार को हटा दीजिए। केवल आपको इस वाले भारत का जिसको हम मुख्य भूमि कहते हैं इसके बारे में आपको प्रश्न में पूछा जाता है। तो मुख्य भूमि मेनलैंड के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर यहाँ पर 28 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा का मतलब है द्वीप समूहों सहित। जब आपसे पूछेगा संपूर्ण तटरेखा या द्वीप समूहों सहित लंबाई कितनी है, द्वीप समूह में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को हम इंक्लूड कर लेते हैं, मिला लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो भारत का संपूर्ण तटरेखा एनसीईआरटी क्लास 11th के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 11th के हिसाब से कितनी है? एनसीईआरटी क्लास 11th के हिसाब से यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 7517 किलोमीटर है क्या? 6100 किलोमीटर है क्या? 15200 किलोमीटर है क्या? एक से अधिक है या नन ऑफ दीज है? क्या आंसर होगा 29 नंबर प्रश्न का? तो 29 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत की जो संपूर्ण तटरेखा है द्वीप समूह सहित वो कितनी है? 7517 किलोमीटर एज पर 11th एनसीईआरटी। एज पर 11th एनसीईआरटी 7517 किलोमीटर है। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा अगर आपको 75.16 नहीं दिया गया है तो आपको जो है यहाँ पर क्या चुनाव करना है? तो ये आपको चुनाव करना है 7517 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 7516.6 किलोमीटर ये आपका है। और 7516.6 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं, आपको राउंड ऑफ का सिस्टम पता होगा कि जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से अगर ज़्यादा रहेगा, 6 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये अगले में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो 7516.6 को हम राउंड ऑफ करके 7517 लिख सकते हैं। तो आपको अगर 7516.6 नहीं दिया रहेगा भारत की संपूर्ण तटरेखा के संदर्भ में प्रश्न में, तो आपको अगर 7517 किलोमीटर दिया गया तो आपको इसका चुनाव करना है एज पर क्लास 11th एनसीईआरटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है? बहुत ही आसान प्रश्न है आप सभी के लिए। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। यहाँ से आपकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पता भी चलेगा, आप कितनी जल्दबाजी करते हैं प्रश्न में ये भी चलेगा। चलिए जवाब दीजिए। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, पाक स्टेट। 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा और देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है।
चलिए 30 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर इस प्रश्न का वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए देखिए किसका किसका यहाँ पर गलत हुआ। जिस भी अभ्यर्थी ने आंसर डी लगाया होगा इसका मतलब है कि आपने प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा है, एनसीईआरटी को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, हमने जो आपको क्लासेस पढ़ाई उसको आपने ध्यान से पढ़ा है। चलिए उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर है। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार भी यहाँ पर राइट आंसर है। पाक जल संधि ये भी राइट आंसर है। आपने ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने, या हो सकता है कि 100% जितने भी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया हो इस प्रश्न का राइट आंसर पाक जल संधि बताया हो, लेकिन यहाँ पर एज पर एनसीईआरटी मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, पाक जल संधि भी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो ए और सी यहाँ पर दोनों आंसर है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए उपयुक्त में से एक से अधिक 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हुआ होगा इस प्रश्न के माध्यम से। भारत के स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। जब आपसे स्थल सीमा रेखा के बारे में पूछेगा तो आपको तट छोड़ देना है। ये जो पोर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, ये छोड़ देना है, तट आपको छोड़ देना। तट छोड़कर आपको स्थल सीमा रेखा की लंबाई यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो 75 16.6 किलोमीटर, 15 200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। क्या राइट आंसर है 31 नंबर प्रश्न का। तो भारत के स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई है यहाँ पर 15 200 किलोमीटर। एनसीईआरटी का ही प्रश्न ये भी है, हालांकि ये आपको 9th क्लास एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन हमने इंक्लूड कर लिया कि चलिए इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से बदलकर क्या किया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया है, यहाँ पर आपसे सिंपली नाम पूछा गया है। तो सितंबर 2024 करंट अफेयर्स की घटना है। करंट अफेयर्स का भी प्रश्न आपको आज दिया गया है। 2 प्रश्न आपके हैं, एक ये है और एक लास्ट में है। तो सितंबर 2024 में अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया। यहाँ पर आपको नाम बताना है कि क्या नाम रखा गया। ए श्रीपुरम, बी श्री विजयपुरम, सी गंगापुरम। क्या आंसर यहाँ पर होगा 32 का कमेंट कीजिएगा। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इस प्रश्न का राइट आंसर है। करंट का अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय, और मान लीजिए आपको प्रश्न पूछता है बीपीएससी में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। अगर आपको वहाँ पर श्री विजयपुरम मान लीजिए नहीं देता है, कई बार बीपीएससी के एग्जामिनर अपडेट ही नहीं होते, उन्हीं को नहीं मालूम होता है कि चेंज हो गया है। इतने मतलब आलसी एग्जामिनर होते हैं बीपीएससी के, आप इन सब बातों को जानते हैं। तो अगर वहाँ पे आपको पोर्ट ब्लेयर दिया होगा तो आपको पीछे के हिसाब से ये मान लेना कि यहाँ पोर्ट ब्लेयर आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको उस केस में ई का चुनाव नहीं करना है। अगर मान लीजिए श्री विजयपुरम नहीं दिया है तो आप ये मान लीजिएगा कि एग्जामिनर ने पहले के हिसाब से प्रश्न बनाया होगा, उसको खुद भी आइडिया नहीं है, अपडेट नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपका उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है। कौन सी अक्षांश रेखा जो जल के ऊपर से काल्पनिक रूप से मानी गई है, समुद्र के ऊपर से काल्पनिक रूप से मानी गई है। तो यहाँ पे आपसे अक्षांश रेखा पूछा गया। चैनल मतलब ही वही है एक हिसाब से, और जल निकाय क्षेत्र में पड़ता है तो इसलिए यहाँ पे जल निकाय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये जितने भी है क्या है, 8 अक्षांश रेखा है, 9 अक्षांश रेखा, 10 अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर आपसे सिंपली अक्षांश रेखाएं दी गई हैं। तो आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है, यानी इनके बीच में कौन सा अक्षांश रेखा पड़ेगा। 8 डिग्री चैनल पड़ेगा, 9 डिग्री चैनल पड़ेगा, 10 डिग्री चैनल पड़ेगा। राइट आंसर आपका 33 नंबर प्रश्न का सी है, 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है। लक्षद्वीप भारत का भाग है, मालदीव एक अलग देश है। और बात करें यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, क्या राइट आंसर होगा। तो कौन सी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए है, 8 डिग्री चैनल। चलिए एक बार मैप से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने मैप है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो 8 डिग्री उत्तर दिया गया है यही है आपका 8 डिग्री चैनल।
जो ये 8 डिग्री गया है इस तरीके से, तो यही आपका है 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पर आप देखेंगे 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसको किसको अलग कर रही है? ऊपर है लक्षद्वीप और नीचे थोड़ा सा यहाँ पर मैप में दिख नहीं रहा, नीचे कौन सा देश है? मालदीव। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, बाकी आप फुल मैप में देख लीजिएगा तो आपको मालदीव मिल जाएगा। तो लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। क्लियर है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ पर 8 डिग्री है, यहाँ 12 है, तो 10 कहाँ पर आएगा? तो लगभग यहीं कहीं पे आएगा। तो ये आपका है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान ऊपर, अंडमान नीचे, निकोबार। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा किसको अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना था। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 डिग्री 45 जो है मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है? तो ये आपको मालूम है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। फिर यहाँ पर सबसे ऊपर 37.6 दिया गया है। 37.6 क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है या सबसे उत्तरी अक्षांश है भारत का, जिसका नाम है इंदिरा कोल। फिर यहाँ पे 68.7 दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुहार माटी कहते हैं। और फिर 97.25 दिया गया है, ये पूरब के केस में है। 68.7 पूर्व है, 97.25 पूर्व है। ये क्या है? तो 97.25 पूर्व क्या है? तो ये किबुथु इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हम किबुथु बोलते हैं। बाकी कल हमने डिस्कस किया था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद बात करें पूरब से पश्चिम की, अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 281 किलोमीटर। साथ में यहाँ पर भारत की मानक याममेत्र की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट को, या 82.5 पूर्व को, किसको? 82.5 पूर्व को। देशांतर हमेशा भारत के संदर्भ में पूर्व में रहेगा। तो पूर्व को हम भारत की मानक याममेत्र कहते हैं। कहाँ से गुजरती है? तो एज पर एनसीईआरटी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। एज पर एनसीईआरटी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। बाकी हमने आपको नैनी का भी एग्जाम्पल दिया था कि वहाँ से भी गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 9 डिग्री भी आपके विकल्प में था, तो कमेंट कीजिएगा 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल की अगर हम बात करेंगे तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप में ही अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? एक बार कमेंट कीजिएगा। तो ये आपका लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये जो पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को बाकी के लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। तो जब आपसे पूछा जाएगा 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, यहाँ पर कहीं पड़ेगा आपका। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी जो द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय से अलग करता है। तो लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप के ही पार्ट मिनिकॉय से कौन अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज कर दे रहे। 8 डिग्री लक्षद्वीप को मालदीव से, 9 डिग्री की बात करेगा तो 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का ही भाग है। इसके बाद 10 डिग्री जब आपसे पूछेगा तो 10 डिग्री किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। चलिए अब वापस से आते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? यहाँ पे की जो है टाइपिंग एरर हो गया। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप का आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर का है, अमनदीवी है, कावारत्ती है, क्या है यहाँ पर आंसर? या फिर चौथा ऑप्शन मिनिकॉय समझ लीजिए। क्या आपका राइट आंसर यहाँ पर है? चौथा ऑप्शन मिनिकॉय मान लेते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को और टिपिकल कर देते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है कावरत्ती या कवरत्ती। तो कवरत्ती या कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत और श्रीलंका के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? ये आपका प्रश्न TRE 3 15 मार्च में, TRE 3 15 मार्च में 6 से 8 भूगोल में पूछा गया था। 6 से 8 भूगोल में पूछा गया था।
चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच न्यूनतम दूरी बताइए कितनी है। 31 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, कितनी है। तो 36 प्रश्न का जो राइट आंसर है, भारत और श्रीलंका के बीच में न्यूनतम जो दूरी है, वैसे भारत और श्रीलंका के बीच में कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे नज़दीकी रास्ता वो 31 किलोमीटर। यहाँ आपसे न्यूनतम दूरी पूछा गया तो आपको सबसे छोटा रास्ता पकड़ना है और वो है 31 किलोमीटर। तो 31 किलोमीटर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यही एक हिसाब से समझ सकते हैं कि राम जी जब राम सेतु बनाकर जा रहे थे तो कुछ यही रूट उन्होंने फॉलो किया होगा, 31 किलोमीटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में कितने राज्य तट रेखा साझा करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में कितने राज्य तट रेखा साझा करते हैं, 7, 8, 9। और राज्य का जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो राज्य का मतलब क्या हो गया, राज्य का मतलब हो गया कि स्टेट्स आपको बताने हैं, यूनियन टेरिटरीज आपको नहीं बताने हैं। यूनियन टेरिटरीज आपको नहीं बताने, क्या पूछा गया, राज्य पूछे गए, तो राज्य बताने आपको। अब बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा साझा करते हैं, 7, 8, 9। 37 प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो 37 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, भारत के 9 राज्य, कितने राज्य, भारत के 9 राज्य तट रेखा साझा करते हैं। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं। चलिए फिजिकल में ही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो गुजरात हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के साथ में आपको गोवा मिल जाएगा, 3 हो गए। गोवा के नीचे आपको कर्नाटक मिल जाएगा। कर्नाटक के नीचे आपको केरल मिल जाएगा। केरल के नीचे आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। कितने हो गए आपके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तमिलनाडु मिलाकर कितने हो गए आपके, 6 हो गए। 6 तट रेखा आपको मिल गए। तमिलनाडु यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश 7 हो गए। फिर यहाँ पर आप आएंगे तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है, उड़ीसा है, 7 के साथ में 8 हो गए। और ये अपना पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल मिलाकर कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। तो 6 इधर हो गए। जो वेस्टर्न घाट्स में भी यही 6 राज्य आते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में भी यही 6 राज्य आते हैं। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्य। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पश्चिमी घाट में भी आते हैं। और ये 6 तटीय राज्य इधर है। और साथ में अगर हम इधर बात करेंगे तो इधर आपका आंध्र प्रदेश, साथ में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 9 राज्य ऐसे हैं, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा साझा करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है। तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए, भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको क्या कमेंट करना है, तब आपको बताना है गुजरात। यहाँ आपसे राज्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, राज्य। तो राज्य में गुजरात, और गुजरात का जो आपको याद रखना है कि 1214.7 या 1214 किलोमीटर यहाँ पर गुजरात की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है। तो गुजरात की जो तटीय रेखा की लंबाई है कितनी है, 1214 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 1500, 1600 पता नहीं कितना कितना दिया होगा, वो अनऑफिशियल नहीं है, अनधिकारिक, मतलब आधिकारिक रूप से वो सही नहीं है। आधिकारिक रूप से, सरकारी तौर पर, ऑफिशियल रूप से क्या सही है, 1214। तो गुजरात 1214 किलोमीटर के साथ में भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना था। चलिए अब इतने हो गए प्रश्न आपके। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। भारत की कुल तट रेखा का विस्तार 1970 में 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर कितना किलोमीटर हो गया है, तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाने के कारण। तो तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाया गया है। और ये जो घटना है ये आपका जो है दिसंबर जनवरी 2025 की घटना है। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का सवाल है। और ये ध्यान रखिएगा, जब तक कि आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से ना पूछा जाए तब तक इस प्रश्न को ध्यान में आपको नहीं लाना है। वैसे तो आपको ध्यान में रखना है कि 7516 से बढ़ गया, लेकिन मान लीजिए आपका यही जो हमने ऊपर प्रश्न कराया है कि कितना है 7516, आपको विकल्प में आप कहे कि संदीप सर ने पढ़ा है कि कुछ और हो गया है तो हम चलो आंसर नन ऑफ दिस। ऐसा आपको नहीं करना है जब तक कि आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से ना पूछा जाए, जब तक आपको ये शब्द ना दिया जाए कि तटीय विशेषताओं को मापने के कारण, या फिर जब तक आपको ये ना दिया जाए कि 1970 से बढ़कर 2023-24, 1970 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया है। जब तक आपको ये शब्द ना लिखे हो प्रश्न में तब तक आपको इस हिसाब पर नहीं आना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न समझ गए होंगे।
कितना आंसर होगा? 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर, 13,098 किलोमीटर, 12,098 किलोमीटर। क्या आंसर होगा 40 नंबर प्रश्न का? तो 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 11,098 किलोमीटर। चलिए आइए इस करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और आपको यहाँ से क्लैरिटी रहनी चाहिए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, गुजरात का 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर 973, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है राज्यों में। तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत की तट रेखा का विस्तार यहाँ पर, और करंट अफेयर्स का ये सवाल है आपका। भारत की जो तट रेखा है वो 47.6 बढ़ गई। और ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादातर चांसेस हैं, जब तक आपको मेंशन नहीं किया जाएगा तब तक आपको इधर नहीं आना है। आपको किधर रहना है? एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी में कितना बताया गया? 7517 दिया रहेगा, नहीं तो 7516.6 दिया रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब तक कि आपको प्रश्न में मेंशन ना किया हो, क्या ना मेंशन किया हो, 1970 से बढ़कर 2023-24 में, या फिर बढ़कर जो है तटीय विशेषताओं को अपनाने के कारण, ये जब तक मेंशन ना रहे तब तक आपको इस प्रश्न पर नहीं आना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी से गलती हो सकती है। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी के जो एग्जामिनर होते हैं वो खुद भी अपडेटेड नहीं होते, लेकिन हमें आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से भी अपडेट करना है, इस वजह से इस पर डिस्कस करना जरूरी है। तो भारत की तट रेखा बढ़कर 47.6% बढ़ गई है, जो वर्ष 1970 में 7516 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई है? 11,098। और ये जो रिपोर्ट आई है कब आई है? 2024-25 में आई है। 2024 लास्ट में आई है, 2024-25 में आई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का बहुत शानदार प्रश्न है। तो 7516 से बढ़कर कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर। और यहाँ जो वृद्धि हुई है, तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियाँ हमने अपनाई हैं, इसके कारण हुई हैं। अब जो पुरानी पद्धति आपको याद नहीं रखना, बट आपको ध्यान, मतलब यहाँ पे कुछ बताए गए तो आपको बस एक बार देख लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये नई पद्धति है, पुरानी पद्धति है, इस वजह से फ़र्क आया है। पहले 7516 थी, अभी 11,098 है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात का 1214 किलोमीटर, ये ऑफिशियल है, आधिकारिक तौर से है, 1970 से बढ़कर। लेकिन अगर आप वैसे चेक करेंगे तो आपको आधिकारिक तौर पर क्या दिखाएगा? यही दिखाएगा, 1214। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, जब तक कि आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से ना पूछा जाए, जब तक आपको वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए, तब तक आपको इस पर नहीं जाना है। और यहाँ पर गुजरात की अगर बात करें तो 1214 किलोमीटर से 1970 से बढ़कर कितना हो गया? 2340 किलोमीटर हो गया करंट अफेयर्स के हिसाब से 2023-24 में। फिर यहाँ पर समुद्र तट की लंबाई में सर्वाधिक पूर्ण वृद्धि के लिए जिम्मेदार सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की स्थिति बरकरार है, यानी अभी भी है, तब भी था, पहले भी था गुजरात। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, आपको ये फैक्ट नहीं याद रखना है, दूसरे नंबर पे बात करें तो गुजरात के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है तमिलनाडु। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आ गया है। तमिलनाडु की संशोधित लंबाई 906 किलोमीटर से बढ़कर 1068 किलोमीटर हो गई है, जो आंध्र प्रदेश से अधिक हो गई है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे गुजरात तो है ही, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 चेंज हुए हैं। नंबर 2 पर तमिलनाडु आ गया, नंबर 3 पर गुजरात, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश आ गया है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान रखना है, जब तक जहाँ तक संभावनाएं हमारे हिसाब से, एग्जामिनर इतने खुद भी अपडेटेड नहीं होते हैं। अब पहले तो अपडेट होते थे TRE1, TRE2, TRE3 तक, लेकिन TRE3 के बाद जब से 17वीं बीपीएससी हुई है, तब से बीपीएससी के एग्जामिनर्स के ऊपर से भरोसा एक हिसाब से उठ गया। बहुत ही बेकार प्रश्न बनाने लगे हैं, बहुत गलत प्रश्न बनाने लगे हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, एज पर एनसीईआरटी आपको क्या ध्यान रखना है? 7516.6 ध्यान रखना है, या फिर 7517, दोनों में से कोई एक रहेंगे, दोनों एक साथ में नहीं दिए जाएंगे। दूसरा चीज़ है, एज पर एनसीईआरटी आपको गुजरात सबसे बड़ा है, सर्वाधिक है, कितना है? 1214 है। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, एज पर एनसीईआरटी। चलिए कमेंट कर दीजिएगा क्लास आज की आपको कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दीजिएगा कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने सही हुए। कल आप सभी से हम 8 बजे सवेरे मिलेंगे। आप 8 बजे सवेरे प्रश्नों को देख लीजिएगा, और साथ में आज रात में हम 8 बजे आप सभी से KBS की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने 147 मार्क्स KBS में अचीव किए थे। तो KBS में 147 मार्क्स की जो स्ट्रेटजी है, आज हम लाइव 8 बजे आपसे डिस्कस करेंगे। सभी लोग जुड़िएगा, जिन भी अभ्यर्थियों को KBS PRT की तैयारी करनी है।